आज की इस कहानी में आपको यह जानने को मिलेगा कि हमारे जीवन में असल में हमारा शत्रु कौन है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में सरस्वती, उसका बेटा रमेश और बहू मालती रहते थे। एक दिन सरस्वती भूख से परेशान हो गई क्योंकि सुबह से उसकी बहू मालती ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। सुबह नाश्ते में मालती ने आलू के परांठे बनाए थे और अब वह भी ख़त्म हो गए थे। इसलिए सरस्वती दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर मालती ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सरस्वती मालती के पास गई और बोली, बहू, मुझे ज़ोरों की भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। सरस्वती का कहना सुनकर मालती मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगी रहती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं आता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को आकर ही बनाऊंगी। यह सुन के सरस्वती का मन उदास हो गया। फिर सरस्वती धीरे से बोली, बहू, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। मालती एकदम गुस्से से चिल्लाई, एक आदमी के लिए खाना बनाओगी क्या आप? और कुछ सोचकर मालती किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सरस्वती के आगे रखकर बोली, यह खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर मालती घर के बाहर चली गई। चावल जब फ्रिज में रखे थे तभी वो खराब हो गए थे, उनसे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। सरस्वती ने भी गुस्से में वह चावल कूड़ेदान में डाल दिए और उसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ कर दिया। फिर चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। मालती ने भले ही खाना पकाने से सरस्वती को मना कर दिया था, पर यह घर उसका भी था और वो खुद का खाना बना सकती थी। दूसरे दिन सुबह सरस्वती ने अपने कमरे में जब बैठी थी तो उसने देखा कि उसका बेटा उसके पास आया और कहने लगा, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ है। माँ, मैं सोच रहा था कि एक कमरा किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। सरस्वती बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगता है तू वही कर। उसके बाद रमेश थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दें और तुम नीचे के रूम में शिफ्ट हो जाना। उस छोटे से रूम में टॉयलेट बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। सरस्वती चौंक गई और बोली, पर वह रूम तो छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? रमेश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर पर ही रहती है। जिसको हम कमरा किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए। वैसे भी ये कमरा बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है? सरस्वती कुछ क्षण शांत रही और कुछ सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर रमेश बोला, नहीं माँ, वह कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे जो अच्छे से पता है कि मालती के मायके वालों का आना जाना रहता है, इसलिए अतिरिक्त कमरा मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सरस्वती सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही कमरा किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वो बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए रमेश ने जो कहा उस पर सरस्वती ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे कमरे में चली गई। उधर पुराने छोटे कमरे में उसका जीन घुट रहा था, तब भी वहाँ उस कमरे में दिन काट रही थी। नया किराएदार आ चुका था, सब पहले जैसे चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अशोक था। वह एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। वह हर रोज़ मालती और रमेश को देखता था कि वह सरस्वती के साथ कैसा व्यवहार करते थे। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सरस्वती अशोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अशोक भी आते जाते सरस्वती का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। रमेश और मालती को सरस्वती से कुछ भी लेना देना नहीं था। मालती बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख जाती थी और बेटा रमेश तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सरस्वती तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा पहले जैसे नहीं रहा।
वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पक्षी जैसी उस घर में रह रही थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको किसी का सहारा नहीं था और रोटी के दो टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी सरस्वती को बहुत रोना आता था। सरस्वती अशोक को अपने मन की बात बताने लगी। उसने बताया कि उसके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब रमेश को उन्होंने घर खर्च में मदद करने के लिए कहा। यह बात रमेश के मन को चुभ गई। जब तक पति घर चला रहे थे रमेश अपने पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी से उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा है। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इसी बीच पिता का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल पड़े। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे तो रमेश पैसे बचाने के लिए आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब रमेश ने उनकी औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सरस्वती बहुत घबरा गई। वह भाग भाग के गई और रमेश के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। रमेश ने दरवाज़ा खोला और बोला, माँ मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। सरस्वती रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती में तेल लगाती तो कभी भाफ देती, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। अब घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। रमेश रोने का नाटक करने लगा। मालती तो ऐसे रो रही थी जैसे उसको सच में ससुर चले गए इस बात का बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का जिसे लगा था वह सिर्फ सरस्वती थी, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सरस्वती के आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके होंठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ऐसे रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के अब दोनों जिम्मेदार हों। पर वह कुछ बोल नहीं पाई और क्रियाक्रम कर दिया गया। सरस्वती के दिमाग में हमेशा एक बात चलती रहती कि रमेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद मालती और रमेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। सरस्वती को भी उनके बदले व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था कि ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उसका किराएदार अशोक उसके पास आया और सरस्वती को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर सरस्वती की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह सरस्वती मालती और रमेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में परेशानी है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। सरस्वती का कहना सुनकर मालती बहुत खुश हो गई। रमेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में सरस्वती ने दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, रमेश तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं और मालती तुझे इतना खुश होने की भी ज़रूरत नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। और सरस्वती हंसकर बोली, यह बात सच है कि वृद्धाश्रम में मैं रहूँगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊँगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू का कोई जगह नहीं, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे, यह मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर रमेश और मालती दोनों ही चौंक गए। रमेश और मालती एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सरस्वती घर छोड़कर चली जाएगी और हम दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सरस्वती की जिम्मेवारी नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। सरस्वती का कहना सुनकर रमेश गुस्से में बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना,
इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? सरस्वती बोली, बेटा तू भूल रहा है, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। सरस्वती फिर गुस्से में बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया, तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। अब रमेश घुटनों पर आकर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्ध आश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। सरस्वती फिर जोर से चिल्लाई और बोली, मैंने और तेरे पापा ने तेरी हर इच्छा पूरी की, शायद हम दोनों तुझे अच्छे संस्कार ना दे पाए, तभी तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपने परिवार के बारे में सोचा, पर मेरा नहीं सोचा। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द यह घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सरस्वती अपने कमरे में चले गई। रमेश और मालती शांत खड़े सरस्वती को जाते हुए देखते रह गए। सरस्वती ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया और अशोक की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ तक हो अपनी संतान को सही गलत की शिक्षा ज़रूर दें, क्योंकि यदि संतान को संस्कार बनाने में थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आपकी संतान ही आपकी सबसे बड़ी शत्रु बन जाएगी। अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने में माता पिता को बहुत सीख मिलता है, परंतु यह भी ज़रूर देखिए कि कहीं वह बच्चा आपके प्रेम को आपकी कमज़ोरी बनाकर हर बात तो नहीं मनवा रहा। संतान को हर सुख दीजिए, परंतु इतना संस्कार भी जरूर दें कि वृद्धावस्था में आपको वह संतान दुख ना दे। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।